हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने टेम्पलेट इंजन को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि टेम्पलेट इंजन क्या होते हैं, ईजेएस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे ईजेएस का यूज़ करते हुए हम डायनेमिक पेजेस को रेंडर करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में भी हम डायनेमिक पेजेस विद ईजेएस के बारे में बात करेंगे, बट कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इन दोनों फाइल्स को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज। मैं अपने इस एक्सप्रेस जेएस के फोल्डर में आऊँगा और यहाँ पर आकर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, डायनेमिक पेजेस विद EJS। आप चाहो आप किसी भी नाम से फाइल क्रिएट कर सकते हो, बट जो टॉपिक का टाइटल होता है मैं उसी नाम से यहाँ पे फाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा .js की एक्सटेंशन के साथ मैंने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर ली है। यहाँ पर अगर सिंपल क्या करूँगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, एक्सप्रेस लिखूंगा, इक्वल टू रिक्वायर्ड लिखूंगा और इसके अंदर आकर मैं एक्सप्रेस को इम्पोर्ट करवा लूंगा। तो एक्सप्रेस इम्पोर्ट हो गई। देन उसके बाद मैं कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, ऐप लिखूंगा, यहाँ पे आके क्या करूँगा, एक्सप्रेस को एग्जीक्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो एक्सप्रेस एग्जीक्यूट भी हो गई। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा app.set। सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो टेम्पलेट इंजन में यूज कर रहा हूं मुझे उसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो app.set का यूज करूंगा। यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा व्यू इंजन के हमारे जितने भी टेम्पलेट इंजन की फाइल्स होंगी, जो हमारे डायनेमिक पेजेस होंगे, वो कहाँ पे बने हुए हैं, व्यूज वाले फोल्डर के अंदर बने हुए। तो ये चीज मैंने इसको यहाँ पे बता दी। और टेम्पलेट इंजन में यूज कौन सा कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ EJS का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे EJS भी लिख दिया। ये यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा app.get और इसके अंदर आकर मैं सबसे पहले बोलूंगा कि भाई मैंने क्या करना है, एक राउट क्रिएट करना है। ठीक है, राउट किस नाम से होगा, मेरा राउट होगा अबाउट के नाम से, कि भाई आपने जाना है अबाउट के पेज पे। और यहां पर आकर मैं चाहता हूं कि मैं कुछ डायनेमिक वैल्यूज भी अपने यूआरएल में पास करवाऊं। जैसे अबाउट के साथ मैं नेम और आईडी डायनेमिकली पास करवाऊं। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, मैं अगर सिंपल यहां पे आके लिख दूंगा नेम, तो ये डायनेमिक नहीं बना, ये राउट का ही पार्ट बन जाएगा कि स्लैश अबाउट के बाद आपको नेम देना पड़ेगा। बट मैं चाहता हूं कि ये जो नेम में वैल्यू है वो डायनेमिक आए, कोई अली आ जाए, कोई फरजीन आ जाए, कोई हुजैफा आ जाए, कोई भी नाम यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉलन लगाना पड़ेगा। तो इससे ये पता चल जाएगा कि भाई अबाउट के बाद कोई भी यहाँ पे डायनेमिक नेम आएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे स्लैश लगाऊंगा, यहाँ पे कॉलन लगा के आईडी बता दूंगा कि भाई डायनेमिक नेम के बाद एक डायनेमिक आईडी भी यहाँ पे पास करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट क्या हो चुका है, एक राउट हो चुका है। अब मैंने बोला कि भाई जब इस राउट पे आएगा तो यहाँ पे हमने क्या करना है, कॉल बैक फंक्शन बनाना है। एक होता है हमारे पास रिक्वेस्ट और एक होता है हमारे पास रिस्पॉन्स का पैरामीटर। यहाँ पे आके मैंने एक एरो फंक्शन इस तरह से क्रिएट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आकर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा यूजर इन्फो के नाम से एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बना लिया। यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा कि भाई एक हमारे पास प्रॉपर्टी होगी नेम के नाम से। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो डायनेमिक नेम आ रहा है मुझे उसको गेट करना है। तो वो जो डायनेमिक नेम आ रहा है वो आपके यूआरएल में आ रहा है। ठीक है, तो यूआरएल से वैल्यू को गेट करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप यूज करते हो रिक्वेस्ट के पैरामीटर का। तो आप यहाँ पे लिखोगे रिक्वेस्ट डॉट और यहाँ पे आके आप लिखोगे पैरम्स डॉट और आपके पैरम का नाम क्या है, पैरम का नाम है मेरे नेम। तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा नेम। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि अबाउट के बाद जो भी यहाँ पे डायनेमिक नेम आ रहा होगा उसकी वैल्यू गेट होके इस नेम वाली की के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा, यहाँ पे आगे लिखूंगा आईडी और आईडी को भी मैं सेम ऐसे ही गेट करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट और डॉट के बाद मैं लिखूंगा पैरम्स डॉट और आईडी के नाम से जो मैंने यहाँ पे यूआरएल में पास करवाया, यहाँ पे जो भी डायनेमिक आईडी आ रही होगी वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यूजर इन्फो के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट और यहाँ पे हम यूज करते हैं रेंडर का मेथड, जो क्या करता है आपके डायनेमिक जो व्यूज होते हैं उनको रेंडर करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी व्यू का नाम आ जाएगा और इस व्यू के अंदर आप कौन सी डायनेमिक वैल्यू पास करवाना चाहते हो। मैं बोलूंगा भाई ये जो यूजर इन्फो वाला ऑब्जेक्ट है मैं इसको पास करवाना चाहता हूं, तो इसको मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह से लिख दिया। अब मेरे व्यू का क्या नाम है, चलो व्यू भी बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आऊंगा। बाय द वे आप यहाँ पे जितने भी व्यूज बनाते हो, जो आपके यहाँ पे डायनेमिक टेम्पलेट इंजन होते हैं, आप उनकी जो भी फाइल्स क्रिएट करते हो आप उनको स्मॉल लेटर से भी नाम रख सकते हो उनका और कैपिटल लेटर से भी लिख सकते हो, ये कोई फिक्स नहीं होता। ठीक है, मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर से बना रहा हूँ, आप चाहो तो आप यहाँ पे स्मॉल लेटर से भी फाइल का नेम रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इस फाइल का नाम फॉर एग्जांपल रख देता हूँ about.ejs। EJS आपने लाजमी लिखना है, ये आपके टेम्पलेट इंजन की एक्सटेंशन है। यहाँ पर अगर शिफ्ट 1 प्रेस करूंगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, हिट एंटर करूंगा, ये मेरी HTML की बॉडी टेम्पलेट जनरेट हो चुकी है। टैब प्रेस करूंगा, दोबारा टैब प्रेस करूंगा, टाइटल के टैग पे आके मैं यहाँ पे लिख दूंगा अबाउट और यहाँ पर आकर हम एक काम ये करते हैं कि एक H2 का टैग लगाऊंगा, यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा अबाउट। उसके बाद मैं यहाँ पर अगर
क्या करूँगा, एक H3 का टैग यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉर एग्जाम्पल वेलकम, और वेलकम के साथ मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी डायनेमिक नेम आ रहा होगा ना यहाँ पे, उसको मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो उसको डिस्प्ले कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे EJS का यूज़ करना पड़ेगा। तो EJS का सिंटेक्स क्या होता है कि आपने लेस देन का साइन लिखा, फिर आपने परसेंटेज लगाया, अब आपने क्या करना है, कोई भी जावास्क्रिप्ट की वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। कोई भी वेरिएबल के अंदर, कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू आ रही होगी, आपने उसको डिस्प्ले करवाना है, तो आप यहाँ पे परसेंटेज के बाद हमेशा इक्वल टू का साइन लाजमी लगाओगे कि यहाँ से क्या जनरेट होगा, कोई आउटपुट जनरेट होगा, ठीक है। तो इसलिए आपने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा लिया। मैंने किस नाम से ऑब्जेक्ट पास करवाया है, यूजर इन्फो के नाम से, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे गेट भी करूंगा, तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा यूजर इन्फो, ठीक है। अब इसके अंदर किस वैल्यू को मुझे डिस्प्ले करवाना है, मैं बोलूंगा यूजर इन्फो के अंदर जो नेम के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसको आपने यहाँ पे क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। और इस EJS की ब्रैकेट को मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक पैराग्राफ टैग लगा लूंगा और मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा कि भाई योर यूजर ID इज, और इस तरह से करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा से EJS की ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। परसेंटेज इक्वल टू लाजमी आएगा, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे आउटपुट जनरेट करोगे, आपके जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी, वो आपने डिस्प्ले करवानी है एज अ आउटपुट, तो आप यहाँ पे इक्वल टू लाजमी यूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर दो, इसको यहाँ पे क्लोज कर दो और यहाँ पर अगर आप दोबारा क्या करो, यूजर इन्फो डॉट, और आप यहाँ पे लिख दोगे ID, ठीक है। सिंपल इतना सा काम आपने यहाँ पे करना है। कंट्रोल S से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर कंट्रोल S से सेव करूंगा और इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको लिसन का मेथड यूज करना है और यहाँ पे मैं पोर्ट नंबर बता दूंगा, फॉर एग्जांपल 2000 पोर्ट नंबर सही रहेगा। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके नोड मोन लिखूंगा, मेरी फाइल का क्या नाम है, डायनेमिक पेजेस, तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, रन कर दूंगा, तो ये मेरा रन हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जाऊंगा लोकल होस्ट और 2000 पे जाने के बाद मुझे जाना है अबाउट के पेज पे, तो मैं अबाउट के पेज पे चला गया। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि अबाउट के बाद एक डायनेमिक नेम आएगा, तो डायनेमिक नेम मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे दिया फरजीन, ठीक है। और उसके बाद एक डायनेमिक ID भी आएगी, तो ID मैंने यहाँ पे दे दी 432, ठीक है। और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एरर आ गया। अब ये एरर क्या आ रहा है, ये एरर मेरे पास आ रहा है फेल टू लुकअप इन व्यूज डायरेक्टरी। अच्छा जी, हम देख लेते हैं कि ये किस चीज़ का एरर है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपने व्यू का नाम नहीं दिया था, ठीक है। तो मेरे व्यू का क्या नाम है, मेरे व्यू का नाम है अबाउट। और अब कंट्रोल से क्या करूँगा, सेव करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद जैसे ही इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो अबाउट की हेडिंग भी आ गई, वेलकम फरजीन भी आ गया और यूज़र ID जो मैंने डायनेमिक दी थी वो भी आपको यहाँ पे दिख चुकी है, ठीक है। दोबारा चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ अली और इसकी वैल्यू ID हम कर देते हैं 212। जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो देखो यहाँ पर आपको वैल्यू चेंज होकर मिल चुकी हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, URL से जो आपकी डायनेमिक वैल्यूज आती हैं उनको भी आप यहाँ पे EJS टेम्पलेट इंजन का यूज करते हुए डिस्प्ले करवा सकते हो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक कमेंट देखा था कि पिछली वीडियो पर एक कमेंट आया हुआ था, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि यहाँ पर भी तो आप स्टैटिक वैल्यूज का यूज कर रहे थे, ठीक है। तो आपने क्यों बोला कि ये डायनेमिक वैल्यूज हैं, देखो ये स्टैटिक वैल्यूज ही हैं, लेकिन आपको सिर्फ सिंटेक्स फैमिलियर करवाना था, ठीक है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला भी था कि ये जो ऑब्जेक्ट है आप इसको ये कंसिडर करो कि यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही हैं वो डेटाबेस से फैच होकर आ रही हैं, ठीक है। अभी हमने डेटाबेस का तो काम नहीं करा, जब भी हम डेटाबेस से किसी भी वैल्यू को फैच करते हैं तो उसको किसी न किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी न किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं ना। तो यहाँ पर हमने ये अज्यूम करा था कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं बेसिकली वो हमारी डेटाबेस से फैच होकर आ रही हैं और फिर उसको हम किस तरह से EJS का टेम्पलेट इंजन यूज करते हुए रेंडर करवा सकते हैं, ये चीज हमने देखी थी। वैल्यूज ये स्टैटिक ही हैं, बट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये चीज बताई थी, ठीक है। आने वाली वीडियोज में जब हम डेटाबेस से रिलेटेड काम करेंगे तब आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि डेटाबेस से जब वैल्यूज फैच होंगी उनको फिर हम किसी वेरिएबल के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवाएंगे, फिर उसको हम इसी तरह से बिल्कुल रेंडर करवा रहे होंगे, ठीक है। तो तब आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अभी तो हमने देख लिया कि भाई URL से अगर हमारे पास कोई भी डायनेमिक वैल्यूज आ रही होंगी उनको हम किस तरह से यहाँ पे रेंडर करवा सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फॉर लूप यूज़ करना हो या कुछ इस तरीके की कोई कंट्रोल स्टेटमेंट यूज़ करनी हो, कुछ लूप्स यूज़ करने हो, तो वो काम मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उसके लिए काम ये करते हैं कि हम यहाँ पर आकर दोबारा से अगेन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक की ले लूँगा, ठीक है। और इस की को हम यहाँ पे एक एरे बना देंगे। अब यहाँ पे मैं स्टैटिक वैल्यूज रख रहा हूँ, बट आपने कंसिडर क्या करना है कि यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही हैं वो हमारी डेटाबेस से आ रही हैं, ठीक है। आने वाली वीडियोस में हम इस पर काम करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल एक वैल्यू दे दूंगा क्रिकेट, ठीक है, और उसके बाद मैं एक यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा फुटबॉल, और उसके बाद मैं एक यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा फॉर एग्जाम्पल टेनिस दे देता है यहाँ पे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि भाई ये जो वैल्यूज आ रही है मेरी डेटाबेस से उठकर आ रही हैं। अब ये क्या है, एक एरे है, एरे को आइट्रेट करना पड़ता है, तभी आप उसकी वैल्यूज को क्या कर सकते हो, 1 by 1 एक्सेस कर सकते हो। तो अब ये यहाँ पर पास तो हो गया, लेकिन मैं इसको यहाँ पे आइट्रेट कैसे करूँ, उसके लिए आपने क्या करना है, मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अगर एक UL टैग लगा लूँगा
और यहाँ पर अगर मैं क्या करूँगा EJS का यूज़ करूँगा और यहाँ पे आके मैं परसेंटेज लगा लूँगा। अब मैं इक्वल टू नहीं लगा रहा, इसका रीज़न है वो मैं अभी आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं अपने ऑब्जेक्ट का नाम बताऊँगा यूज़र इन्फो, उसके अंदर किस वैल्यू पर आपने लूप लगाना है। मैंने बोला कि भाई फेव के नाम से मैंने क्या करा है यहाँ पे, यानी कि फेवरेट के नाम से मैंने एक एरे बनाया है, इस पर मुझे क्या करना है फॉर ईच का लूप लगाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फेव लिखा डॉट फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच यहाँ पे लिखा, देन उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से पैरेंथेसिस लगाएंगे। इसके अंदर मैं एक पैरामीटर पास करवा दूंगा आइटम के नाम से, ये एरो फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया और यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मुझे एक एल आई लगाना है, ठीक है, जो हमारी वैल्यूज को क्या करेगा, डिस्प्ले करवाएगा। मैं काम ये करता हूँ कि मैं इसको भी यहाँ पे कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं दोबारा से क्या करूँगा, EJS की ब्रैकेट्स को ओपन करूँगा, यहाँ पर उन ब्रैकेट्स को यहाँ पे क्या करूँगा, क्लोज करूँगा। तो मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया और इसको यहाँ पे मैं EJS को वापस क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब आप बोलोगे यार कहीं पर आप जो है वो ये परसेंटेज इक्वल टू यूज़ कर रहे हो, कहीं पर परसेंटेज इक्वल टू यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ परसेंटेज यूज़ कर रहे हो, इसका क्या चक्कर है? इसका चक्कर ये है, जहाँ पर आपने सिर्फ जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करवाना होता है, वो कोई आउटपुट जनरेट नहीं कर रहा होता, वो कोई आपको आउटपुट नहीं दे रहा होता, तो वहाँ पर आप कभी भी इक्वल टू नहीं लगाते। वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ ये लेस देन का साइन और परसेंटेज का साइन लगाते हो, इक्वल टू आप वहाँ पे नहीं लगाते। इक्वल टू का साइन हमेशा वहाँ पर आएगा जहाँ से आपको कोई वैल्यू आउटपुट मिल रही होगी। जैसे ये यूजर इन्फो डॉट नेम के अंदर एक वैल्यू है जो आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, इक्वल टू। लेकिन कहीं पर अगर आपने सिर्फ जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना है, यहाँ से आउटपुट नहीं जनरेट हो रहा, तो वहाँ पर आप इक्वल टू का यूज़ नहीं करते। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर मैं यूज़ करूँगा LI का, और इस LI के अंदर अब मुझे आउटपुट जनरेट करना है। मैं बोलूँगा कि भाई फेव के अंदर फॉर ईच लूप तो लगा लिया। फॉर ईच लूप कैसे काम करेगा कि भाई एरे की एक एक वैल्यू को उठाएगा, आइटम के अंदर रखेगा, फिर डिस्प्ले करवा देगा, फिर इसको आइटम के अंदर रखेगा, फिर डिस्प्ले करवा देगा, फिर इसको आइटम के अंदर रखेगा, फिर डिस्प्ले करवा देगा। तो यहाँ पर अगर मैं क्या करूँगा, EJS की ब्रैकेट्स को यहाँ पे ओपन करूँगा और इक्वल टू का यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे आउटपुट को डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे क्लोज भी कर दिया। आउटपुट मेरा किस में आ रहा होगा, इस आइटम वाले पैरामीटर के अंदर। तो मैं यहाँ पर आकर सिंपल लिख दूंगा आइटम, और कुछ भी नहीं करना, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर अगर जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास फिर एरर आ चुका है। देख लेते हैं भाई ये एरर किस चीज़ का है। यहाँ पर मैंने इसको क्लोज नहीं करा, देखो यहाँ पर मैंने इसको स्टार्ट करा था लेकिन इसको क्लोज नहीं करा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मुझे क्लोज भी करना पड़ेगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। अब यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखो सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे आइटेट होके मिल चुकी हैं। ठीक है, इस तरह से आपने अगर फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस से किसी भी वैल्यू को फैच करा, उसको एरे के अंदर स्टोर करवाया, वहाँ पे 100 वैल्यूज हो, 200 वैल्यूज हो, जितनी भी वैल्यूज हो, सिंटेक्स आपका सेम ही रहेगा। आपने बिल्कुल इसी तरह से काम करना है कि अगर आपने उन वैल्यूज को लिस्ट आइटम की फॉर्म में अगर डिस्प्ले करवाना होगा तो आप वो इसी तरह से बिल्कुल डिस्प्ले करवाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी अब हमने देख ली है। अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बहुत सारी वेब एप्लीकेशंस में देखा होगा कि हमारी वेबसाइट का कुछ पार्ट होता है जो हम कॉमन रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप बहुत सारे पेजेस पर जा रहे हो तो लेकिन नेव बार जो है वो सेम रहता है, नेव बार हर पेज पर आ रहा होता है, तो क्या मुझे क्या नेव बार का कोड बार बार लिखना पड़ता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए कि भाई मैं किसी भी पेज पर चला जाऊँ, मैं किसी भी पेज पे जाऊँ, मेरा नेव बार मुझे लाजमी शो होना चाहिए या फुटर मेरा लाजमी शो होना चाहिए। तो कॉमन फाइल्स को आप किस तरह से रेंडर करवा सकते हो, ये चीज़ भी आज हम इस वीडियो में देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक काम ये करूँगा कि ये ज़रूरी नहीं होता बट ये रिकमेंडेड होता है, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आपकी जो कॉमन फाइल्स होती है ना, उनके लिए आप यहाँ पे व्यूज़ के अंदर आकर एक फोल्डर बना लो, किसी भी नाम से बना सकते हो। मैं यहाँ पे कॉमन के नाम से बना लूंगा कि भाई इसके अंदर मेरी वो कॉमन फाइल्स हैं जो आपने मल्टीपल पेजेस पर रेंडर करवानी है। ठीक है, इसके अंदर आकर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक फाइल बना लूंगा navbar.ejs के नाम से, और इसके अंदर आकर सिंपल कुछ ज़्यादा काम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे आके एक navbar बनाएंगे। यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, एक h3 का टैग लगाऊंगा और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा दिस इज माई कॉमन नेव बार। ठीक है, कंट्रोल ऐसे क्या कर लूँगा, सेव कर लूँगा। अब मुझे इस नेव बार को क्या करना है, मल्टीपल पेजेस पे रेंडर करवाना है। तो उसके लिए आप सिंपल क्या काम करोगे, आप यहाँ पे आओगे अबाउट वाले पेज पे। यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके EJS की ब्रैकेट्स को ओपन करूँगा। यहाँ पर आकर मैं इसको इस तरह से वापस क्लोज भी कर दूंगा, ये क्लोज भी कर दी। अब मैं यहाँ पे आके यूज़ करूँगा इंक्लूड मेथड का। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का इंक्लूड मेथड होता है जो किसी भी फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करवाता है। ठीक है, अब इसके अंदर आकर मैं इस फाइल का पाथ दे दूंगा। ठीक है, तो आपने क्या बोलना है, आपने बोलना है कि भाई आपने सबसे पहले जाना है कॉमन वाले फोल्डर के अंदर, और कॉमन के फोल्डर के अंदर जाकर आपको नेवबार के नाम से एक फाइल दिख जाएगी। आपने .EJS नहीं लिखना क्योंकि ये ऑलरेडी EJS का ही सिंटेक्स है, तो आपने यहाँ पे EJS नहीं लिखना, आपने सिंपल यहाँ पे नेवबार का नाम दे दिया। सिंपल इतना सा काम करना है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा,
अब भाई ये क्या हुआ, भाई ये क्यों नहीं हो रहा। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप बोलोगे यार चलो ठीक है भाई, यहाँ पे परसेंटेज से काम नहीं चल रहा तो हम यहाँ पे इक्वल टू लगा लेते हैं, भाई अब तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी और अब तो आउटपुट दिख जाएगा। लेकिन अब कुछ और होने वाला है। कंट्रोल से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर आप देख सकते हो मेरे पास तो वो पूरा नैवबार ही उठ कर आ गया। भाई ये क्या हुआ, ये HTML तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। तो ये HTML कभी भी इस तरह से एग्जीक्यूट नहीं होती। EJS में आप हमेशा याद रखना, आपके पास तीन चीज़ें होती हैं। या तो आप यहाँ पे परसेंटेज लिखते हो, सिर्फ इक्वल टू नहीं लगाते। परसेंटेज सिर्फ कब लिखते हो, जब आपने सिर्फ जावास्क्रिप्ट को क्या करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, कोई भी आउटपुट आपने नहीं दिखाना होता, ठीक है, तब आप क्या करते हो, सिर्फ परसेंटेज लगाते हो। लेकिन अगर आपने जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना होता है और आउटपुट भी दिखाना होता है तो आप क्या करते हो, परसेंटेज इक्वल टू लगाते हो। लेकिन अगर आपने जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना होता है और उस जावास्क्रिप्ट के अंदर आपका HTML का कोड होता है, आपने उस HTML को भी एग्जीक्यूट करना होता है, तो आप यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाते, बल्कि आप यहाँ पे ये हाइफन, ये डैश, ये माइनस का साइन लगा लेते हो, ठीक है। कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब अगर यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आगे रिफ्रेश करूंगा तो देखो अब ये एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो में अब आपने बहुत सारी चीजें देख ली हैं डायनेमिक पेजेस से रिलेटेड। आने वाली वीडियोस में जब हम डेटाबेस से रिलेटेड काम करेंगे तब आपके और ज्यादा कॉन्सेप्ट डायनेमिक पेजेस विद EJS से रिलेटेड क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से अभी खत्म नहीं कर देंगे या छोड़ नहीं देंगे, बिल्कुल आने वाली वीडियोस में भी हम इन पर काम करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारी मिडलवेयर से रिलेटेड होगी, हम मिडलवेयर को अच्छे से कवर करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटाबेस को स्टार्ट कर देंगे और आने वाली वीडियोस बहुत अमेजिंग होने वाली है, ठीक है। जितना भी सोर्स कोड होगा उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हो। एक और चीज ये है कि अब आप बोलोगे भाई ये कॉमन फाइल है तो हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप जिस भी EJS की फाइल में, ये चीज याद रखना, EJS की फाइल में ही आप इसको क्या करोगे, यूज करोगे। आप यहाँ पे मल्टीपल EJS की फाइल बनाओ, यहाँ पर आकर सिर्फ आपने क्या करना है, ये लाइन लिखनी है। ये नैवबार का कोड आपको हर फाइल में वहां पे मिल जाएगा, जहां जहां पर भी आप इसको रिपीट करवाना चाहोगे। तो इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल 1000 लाइन्स का भी कोड होगा तो आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने हर फाइल में जाके सिर्फ एक ये लाइन लिखनी है और आपका काम वहां पे बन जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस Node.js एंड Express.js की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको Node.js एंड Express.js स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।